जय हिंद बेटा, कैसे हो बेटा सभी लोग? सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। भाई कैसे हो? वॉइस क्लियर है? सब कुछ क्लियर है बेटा? ठीक है। ओके, सभी को राम राम। हाँ, अब चलो भाई पढ़ते हैं। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है। तो थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी, मतलब वाईफाई का थोड़ा सा इशू था, है ना, इसी वजह से लाइव नहीं हो पा रहा था बार बार। तो चलो भाई, तो चीजों को स्टार्ट करते हैं। आई होप कल की क्लास समझ में आई होगी। और कल हमने मात्रक वाला चैप्टर किया था, इकाई वाला चैप्टर किया था। उसमें मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और इसके अलावा मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए थे। आई होप तुमने चीजों को समझा होगा और पढ़ा होगा बढ़िया से, है ना, क्योंकि सारे अच्छे बच्चे हैं, सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। हाँ, ठीक है, चलो ठीक है बेटा। तो कल की चीजें हमने पढ़ी थी, बढ़िया से हमने चीजों को करा था। तो आज के सेशन में बेटा हम जो चीजें करने वाले हैं वो काइनामेटिक्स करेंगे, गतिकी करेंगे। गतिकी की अगर हम बात करें कि गतिकी क्या है या काइनामेटिक्स क्या है, ठीक है, तो काइनामेटिक्स का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, जो काइनामेटिक्स है, ये जो चैप्टर है बेटा, है ना, ये गति के बारे में बताता है। अब गति जो है वो दो प्रकार की होती है। हमारी जो गति है ये दो प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सी गति है? सबसे पहली जो गति है हम पढ़ेंगे सीधी रेखा में गति। ठीक है, सीधी रेखा में गति या फिर सीधी रेखा में गति, या फिर हम पढ़ने वाले हैं भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पहली बात। दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, ठीक है, मतलब समतलीय गति। अब समतल, जब हम समतलीय गति की बात करते हैं, जब हम बेटा समतलीय गति की बात करते हैं, तो समतलीय गति के अंदर एक तो प्रक्षेप वेग आता है, प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, और दूसरी जो गति आती है वो सर्कुलर मोशन आती है, गोलीय गति आती है। ठीक है भाई। तो अगर हम एक सिंपल वर्ड में बात करें तो जो सीधी रेखा वाली जो गति है इसको हम ना 1D मोशन भी बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, और मोशन इन प्लेन को हम 2D बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको हम और क्या बोलते हैं बेटा? 2D मोशन बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई, एक मिनट रुको बेटा सभी बच्चों। हाँ, चलो, तो इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? सीधी रेखा में गति या फिर समतलीय गति। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि काइनामेटिक्स की, कि काइनामेटिक्स क्या होता है। तो गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है, सबसे पहली बात यांत्रिकी की शाखा है, जिसमें वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है और बिना उन बलों पर विचार किए जो गति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम बल की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें गति की बात करेंगे। अब गति को समझने के लिए हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे पोजीशन, स्थिति क्या होती है। स्थिति में हम जैसे बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, गति क्या होती है, पथ क्या होता है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। इन सभी बातों को हम अलग अलग तरीके से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, संदर्भ तंत्र की। संदर्भ तंत्र क्या है? जैसे भाई अगर तुम कहो कि एक वस्तु ये है, अगर तुम कहते हो बेटा कि एक बस है, इस बस के अंदर, इस बस के अंदर तुम यहां पर बैठे हो, ठीक है, और ये बस बेटा 50 मीटर या 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो तुम यहां पर गति में हो या फिर विराम अवस्था में हो, ये कैसे तय होगा? ये तय होता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। सबसे पहली बात, अगर मान लो तुम्हारे बाजू में, तुम्हारे बाजू में एक तुम्हारा दोस्त भी बैठा है ना, या बैठी है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा भाई? इसकी रिस्पेक्ट में, इसके संदर्भ में तुम किस में हो बेटा? विराम अवस्था में।
तुम किस में हो बेटा, विराम अवस्था में हो। लेकिन अगर तुम्हें कोई बाहर से देख रहा है, इस बस के बाहर से तुम्हें खड़ा होकर कोई देख रहा है, तो इसके संदर्भ में तुम किस में हो भाई, इसके संदर्भ में आप गति अवस्था में हो। ठीक है, इसके संदर्भ में आप किस में हो बेटा, गति अवस्था में हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या संदर्भ तंत्र कहते हैं। ठीक है, वह निर्देशांक तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति मापी जा रही है। अगर तुम्हारी स्थिति बेटा इस व्यक्ति के सापेक्ष मापी जा रही है तो तुम विराम अवस्था में हो, रेस्ट में हो। और अगर तुम्हारी स्थिति ये जो बाहर खड़ा व्यक्ति है इसके सापेक्ष मापी जा रही है तो तुम क्या हो भाई, तुम गति अवस्था में हो। बात आई समझ में कि नहीं, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो एक ट्रेन के सापेक्ष विराम में हो अगर, ठीक है भाई, अगर ट्रेन के अंदर बैठे तो उसके सापेक्ष विराम में हो, और उसी ट्रेन में अगर बैठे हो, अगर मतलब चलती ट्रेन में आप बैठे हो, मूविंग ट्रेन में बैठे हो, तो पृथ्वी के सापेक्ष आप क्या हो भाई, पृथ्वी के सापेक्ष आप बेटा गति अवस्था में हो। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो भाई तुम सारे के सारे क्लास ले रहे हो भी बैठ के, ठीक है, तो पृथ्वी पे से आपको कोई भी देखता है, कोई भी बाहर से आता है, तुम्हारे कमरे में घुसता है और तुम कहोगे, तो वो तुम्हें किस में बोलेगा, वो तुम्हें कहेगा बेटा तुम विराम अवस्था में हो। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई तुम्हें पृथ्वी के बाहर से देख रहा है, अगर तुम्हें कोई पृथ्वी के बाहर से देख रहा है अभी, तो पृथ्वी उसके सापेक्ष तुम क्या रहोगे, उसके सापेक्ष तुम गति अवस्था में होगे, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से ना तो गति में होती है और ना ही पूर्ण रूप से विराम अवस्था में होती है। बात है कि वो किसके सापेक्ष देखा जा रहा है, किसके संदर्भ में वो बात की जा रही है। यहां तक चीजें समझ में आई, यहां तक बेटा सबको समझ में आई? यहां तक बेटा पीडीएफ एप्लीकेशन में मिलेगी, एप्लीकेशन में मिलेगी भाई पीडीएफ। किसी कोई डाउट है तो बताओ यहां तक। पीडीएफ बेटा एप्लीकेशन में मिलेगी। ठीक है, यहां तक कोई चीज समझ में आ गई? हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा तेरा। ठीक है, चलो वेरी गुड, शाबाश शाबाश। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो विराम क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ अपने परिवेश के सापेक्ष नहीं बदलती है तो वस्तु जो है वो विराम अवस्था में है, वस्तु रेस्ट में है। ठीक है, जैसे अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया बस वाला, कि अगर तुम बस में बैठे हो, तुम्हारे साथ में कोई व्यक्ति बैठा है, तो उसके सापेक्ष आप क्या हो, उसके सापेक्ष आप रेस्ट में हो, विराम में हो, और बाहर से कोई देख रहा है तो उसके सापेक्ष क्या हो बेटा, उसके सापेक्ष तुम गति अवस्था में हो। ठीक है, जैसे खड़ा हुआ वाहन है ना, मेज पर रखी पुस्तक, तो ये सब क्या है भाई, ये सब विराम अवस्था में। गति अवस्था का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ संदर्भ तंत्र के सापेक्ष बदलती है। ठीक है, तो समय के साथ संदर्भ तंत्र के सापेक्ष मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष वो बदल रही है, तो वस्तु किसमें है भाई, गति अवस्था में। अच्छा, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है बल से रिलेटेड गति और विराम अवस्था को लेकर। ठीक है, बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, एग्जाम में बेटा बहुत अक्सर ये रिपीट होता है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जाम्पल से आप चीजों कैसे समझोगे। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि अगर ये मान लो बेटा ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर, ये वस्तु रखी हुई है सिंपल कहीं पर, इस वस्तु पर इधर मान लो 100 न्यूटन का बल लगता है और इधर भी 100 न्यूटन का बल लगता है। तो वस्तु, कमेंट करके बताओ भाई, ये वस्तु ए है, तो ये वस्तु विराम अवस्था में रहेगी कि गति अवस्था में रहेगी, मतलब रेस्ट में रहेगी कि मोशन में रहेगी। दूसरी बात, अगर ये कोई वस्तु बी है ना, इस वस्तु पर इधर मान लो 100 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर मान लो 20 न्यूटन का बल लग रहा है, या नहीं लग रहा है, या लग ही नहीं रहा है, जीरो लग रहा है। ठीक है, तो ये वस्तु कहां जाएगी, तो ये वस्तु कहां जाएगी, बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, तो किस में रहेगी भाई, ये वस्तु रेस्ट में रहेगी। विराम अवस्था में रहेगी या रेस्ट में रहेगी, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। और ये वस्तु किस में रहेगी बेटा, ये वस्तु मोशन में रहेगी, गति में रहेगी, मोशन में रहेगी, गति में रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहां से तुमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा, अब चूंकि इस वस्तु पर दोनों तरफ समान बल लग रहा है विपरीत दिशा में, तो जब बल इस तरीके से लगे, विपरीत दिशा में जब बेटा समान बल लगता है, तो उसका मतलब यह है कि वस्तु पर संतुलित बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है भाई, संतुलित बल लग रहा है, संतुलित बल। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्स। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर वस्तु पर बैलेंस फोर्स लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है, तो मान के चलो कि वस्तु विराम अवस्था में है जी। ठीक है, और अगर किसी वस्तु पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, असंतुलित बल लग रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो अगर किसी पर बेटा असंतुलित बल लगेगा तो वस्तु किस में रहेगी, वस्तु गति अवस्था में रहेगी, वस्तु बेटा किस में रहेगी, गति अवस्था में रहेगी। ये बात आई समझ में। तो अभी तक मैंने तुम्हें गति और विराम की डेफिनेशन पढ़ाई है, बस एक डेफिनेशन पढ़ाई है संदर्भ तंत्र के अनुसार, कि भैया बाजू में अगर कोई बंदा बैठा है, बस चल रही है 50 की स्पीड से, तो उसके सापेक्ष तुम विराम अवस्था में, और बाहर से कोई देख रहा है तो उसके सापेक्ष तुम गति अवस्था में हो, मोशन में हो आप। ठीक है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट बताया है वो बल को लेकर मैंने विराम और गति का बताया है। अगर किसी वस्तु पर संतुलित बल लगता है, बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो, अगर किसी वस्तु पर बेटा संतुलित बल लग रहा है या बैलेंस फोर्स लग रहा है, इट मींस वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है। और अगर किसी वस्तु पर बेटा असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स लगता है, तो इसका मतलब वस्तु गति अवस्था में है या फिर मोशन में है। आई होप तुम चीजों को समझ गए होगे। ठीक है, चलो बताओ भाई, चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक कोई डाउट है भाई? यहां तक बेटा डाउट है? चलो ठीक है, आगे चलते, आगे चलते हैं। अब ये विराम और गति में डिफरेंस है ना, तो समय के साथ साथ स्थिति नहीं बदलती इसमें, और यहां समय के साथ साथ स्थिति बदल जाती है। सापेक्ष वेग यहां शून्य होता है क्योंकि स्थिति बदल ही नहीं रही है समय के साथ साथ, और यहां पे सापेक्ष वेग शून्य नहीं होता। तो यही पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है, तो यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा इसके लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस, और कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें है दूरी का, दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट आता है। बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत छोटी सी चीज है, उसको हम समझते हैं फटाफट। सबसे पहले दूरी समझते हैं। दूरी का मतलब है वास्तविक पथ की कुल लंबाई, है ना, या तय की गई लंबाई। मैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को बताता हूं, तय की गई लंबाई, तय की गई लंबाई। आप लंबाई को जैसे भी तय कर रहे हो, जिस तरीके से तय कर रहे हो, वही आपकी क्या है बेटा, दूरी है। ठीक है, वही आपकी क्या है बेटा, दूरी है। जैसे मान लो तुम्हें बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना है, और बिल्कुल सीधा सीधा जाना, कहीं मुड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा जाना है। ठीक है, तो चाहे तुम ऐसे डांस करते हुए जाओ, चाहे तो भाई ऐसे सीधा जाओ, चाहे ऐसे घूम के जाओ, है ना। 3 रास्ते बनाए हैं, रास्ता ए, रास्ता बी और रास्ता सी। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप कौन से रास्ते को फॉलो करते हो। ठीक है भाई, तो जिस रास्ते को आप फॉलो कर रहे हो, जो लंबाई आप तय कर रहे हो, वही आपकी दूरी हो जाएगी। मान लो तुमने रास्ते ए को फॉलो किया, रास्ते ए की लंबाई 2 किलोमीटर है, तो तुम्हारे द्वारा तय की गई दूरी 2 किलोमीटर है। सीधा सीधा गए, मान लो वो आधा किलोमीटर है, तो तुम्हारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है बेटा, वो आधा किलोमीटर है। तो जो रास्ता तुमने तय किया है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दूरी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, दूरी। अब चूंकि इसमें दिशा नहीं है, कोई भी दिशा की जरूरत नहीं है, जो आपने तय कर लिया वही मान लेंगे भैया वही दूरी है। तो चूंकि दिशा नहीं है तो ये अदिश राशि है, ये पथ पर निर्भर करती है, क्योंकि जो रास्ता हम फॉलो करते हैं वही, उसी को दूरी कहते हैं। और सदैव ये क्या होती है बेटा, धनात्मक होती है ना, सदैव पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। अब मीटर क्यों है, कौन बताएगा? इसका बेटा एसआई मात्रक मीटर क्यों है, कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ, इसका एसआई मात्रक बेटा मीटर क्यों होता है, जल्दी से बताओ भाई।
मेरा नाम है बेटा गौरव सिंह, सिंह इज किंग। जल्दी बताओ, दूरी का एसआई मात्रक मीटर क्यों है? जल्दी बताओ भाई। अदिश राशि दोबारा बता दूं, अदिश राशि बेटा वो होती है, हाँ, क्योंकि लेंथ की का वही है, दूरी लेंथ ही है, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश, यही मैं सुनना चाह रहा था। देखो एक बच्चा पूछा सर अदिश राशि बता दो, तो अदिश राशि बेटा क्या होती है? अदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा नहीं होती है, मतलब जिसका ना दिशा से लेना देना नहीं है, जिसकी वैल्यू दिशा पर निर्भर नहीं करेगी, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। दैट्स इट, बस इतना समझ लो, इतना ही बहुत है, ठीक है, इतनी बात समझ लो, इतनी ही बहुत है, ठीक है भाई। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। हाँ, तो दूरी का मीटर क्यों है? क्योंकि दूरी एक क्या है? दूरी एक लंबाई है। दूरी क्या बेटा? एक लंबाई है, और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। इस वजह से इसका एसआई मात्रक मीटर, क्योंकि कई बार बच्चा किलोमीटर लगा के आता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है, तो बच्चों को लगता है कि भैया किलोमीटर ही होगी, है ना। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, है ना, ये एक निश्चित दिशा में विस्थापन कहलाते हैं। तो इसमें दिशा डिपेंडेंट है ना, यहां पे दिशा आ रही है, तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं, न्यूनतम लंबाई को कहते हैं। अब चूंकि ये भी तो लंबाई है, क्योंकि इसमें दूरी नापी जा रही है, कौन सी दूरी नापी जा रही है? न्यूनतम वाली। तो दूरी खुद लंबाई है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा बेटा? इसका भी मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, ठीक है। ये दिशा पर निर्भर करती है, सदिश राशि है। पाथ इंडिपेंडेंट होती है, पथ पर निर्भर नहीं करती है, और ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैसे हो सकता है? मैं तीनों के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, जरा ध्यान से समझो। अगर मान लो तुमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ए से बी पर गए, ठीक है, ए से बी की बीच की लंबाई 100 मीटर है। मैं 3 क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से जवाब देना। पहला क्वेश्चन, ए से बी का विस्थापन बताओ, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन को ना मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, सिर्फ अभी के लिए समझ लो, इसको एस से डिनोट कर रहा हूं। वैसे भी न्यूमेरिकल वगैरह में मोस्टली विस्थापन दूरी को एस से डिनोट करते हैं, है ना, क्योंकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े इस वजह से। और इस ए से बीच की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस को मैं डी से कर रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ए से बी बी से ए का, बी से ए का एस का मान बताओ और डी का मान बताओ। और लास्ट क्वेश्चन है, ए से बी और बी से सी, मतलब बी से ए, दोबारा मतलब वापस लौट के आ गया बंदा, है ना, वापस ए पर आ गया। इसमें भी बेटा एस का मान बताओ और डी का मान बताओ, एस का मान बताओ और डी का मान बताओ। सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले भैया नंबर 1 का देखो, नंबर 1 का कमेंट करना सबसे पहले, नहीं तो सब कंफ्यूज हो जाएगा मामला। अगर किसी ने पहले कमेंट कर दिया तो पहले नंबर 1 वाला कमेंट करना, ए वाला, ए से बी वाला। विस्थापन का मान बताओ भाई, ए से बी का। गौरव सर की जय, जय भाई जय, सभी को जय। ए से बी का विस्थापन, हाँ 100 होगा, वेरी गुड। विस्थापन कितना होगा भाई? 100 होगा, 100 मीटर होगा। और दूरी भी कितनी होगी भाई? 100 मीटर होगी, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आई। अब आगे वाला कमेंट बी वाला करने से पहले मेरी बात सुनते जाओ, समझते जाओ, बहुत जल्दबाजी नहीं मचानी है हमें, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर एक ऐसा मोशन हो, ऐसी गति हो जो सीधी रेखा में हो रही हो और एक ही दिशा में हो रही हो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसी गति जो बेटा सीधी रेखा में हो रही हो और एक ही दिशा में हो रही हो, उस गति में दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किस गति में होते हैं सर दूरी और विस्थापन बराबर? पहली कंडीशन, एक दिशा
सीधी रेखा, ऑब्लिक ऑब्लिक लिख रहा हूं मैं, सीधी रेखा, मतलब दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये बात दिमाग में बिठा लो, बहुत बार आता है घुमा के क्वेश्चन ये। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे का आंसर बताओ भाई, दूसरे का फटाफट दूसरे का बताओ। मैंने अभी ए का बताया है क्योंकि सीधा सीधा गया है ना भाई। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम लंबाई होती है। ए से बी की बीच की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? बिल्कुल सीधा जाना ही तो होगा। और तुम बता दो कौन सी और इससे छोटा कौन लंबाई कौन सी हो सकती है? दूसरे का बताओ भाई, दूसरे का, बी से ए का। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब जब ये विपरीत दिशा में आ रहेगा, मतलब पहली वाली दिशा के बिल्कुल विपरीत आया, बी से ए आया, तो जो विस्थापन होगा वो माइनस में होगा। विस्थापन क्या होगा बेटा? माइनस में होगा, तो -100 मीटर होगा, क्योंकि पहली दिशा का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे मैं अगर सीधा चलता हूं, इस दिशा में चलता हूं, तो ये मान लो प्लस में ले लिया, और मैं उल्टा हो गया, अब इधर से इधर चल रहा हूं, है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा अगर मैं विस्थापन कैलकुलेट कर रहा हूं। यही सदिश राशियां होती हैं। सदिश राशियां में यही होता है भाई कि अगर पहली वाली वैल्यू के अपोजिट चल रहा है बंदा, तो वो माइनस में होगा। इसीलिए सदिश राशियां माइनस हो सकती है, लेकिन अदिश राशि कभी भी माइनस नहीं हो सकती, वो हमेशा प्लस में होगी, क्योंकि उनको दिशा से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर 100 मीटर ही होगा, क्योंकि दूरी जो है वो तय की गई लंबाई होती है, 100 मीटर हो गया। अब तीसरे का आंसर उधर, अभी हाँ इधर जगह है। तीसरे का आंसर भाई क्या होगा? अब बंदा ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, दोबारा घूम फिर के वहीं आ गया। मतलब हम तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु देख रहे हैं ना विस्थापन में। यहां क्या लिखा है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच। तो जहां से शुरू किया वहीं खत्म कर दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, क्योंकि 100 गया और 100 आया। मुझे लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है तो बताओ भाई, कोई डाउट है? तुमने थोड़ा सा तो पढ़ ही रखा था ना। थोड़ा बहुत तो तुमने चैप्टर पढ़ा ही होगा पहले भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलो। तो विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन। अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति क्या कर दो, इसको घटा दो। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसी को हम बेटा विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, चलो। तो ये इनके बीच में अंतर है। अच्छा, एक बात और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। इनके अंतर क्या भाई? वास्तविक तय की गई कुल पथ, है ना, टोटल एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम पथ। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, मतलब ये अदिश राशि है, ये सदिश राशि है। डिपेंड्स ऑन पाथ, ये पथ पर निर्भर करती है, ये पथ पर निर्भर नहीं करती है। ये हमेशा धनात्मक रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव, और कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगी। और यहां पे यही सेम चीज लिखी है, बस उल्टा लिख दिया है। दूरी को उधर लिख दिया और विस्थापन को इधर लिख दिया। बात यही है यहां पर, इसका मतलब बेटा यही है, क्योंकि दूरी इधर लिखा है। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया कि जो दूरी होगी ये विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी, पहली बात। ठीक है, या फिर बराबर भी हो सकती है। बराबर एक ही सिचुएशन में होगी सर, कि जहां पर सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति हो रही है, वहीं पे बेटा बराबर होगी। अब इसको मैं अगर इसके नीचे लेकर आता हूं तो क्या होगा? दूरी बटे में विस्थापन। दूरी बटे में विस्थापन जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद कर लेना। देखो, अगर मैं तुम्हें जनरल फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, नॉर्मल फिजिक्स जो जनरल साइंस वाली मोशन पढ़ाऊंगा, तो उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। हम टेक्निकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें बेटा बेसिक्स की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, उसमें आप अंतर ही नहीं बता पा रहे हो,
समझाने के बावजूद भी, और एक बार तुमने जरूर पढ़ रखा होगा क्योंकि क्रैश कोर्स में आप चीजें पढ़ रहे हो, है ना, तो एक बार आप जरूर चीजों को, क्योंकि पेपर आपका नजदीक है, तो जो बेसिक से हमेशा पढ़ के आओ। अगर आप तुम चाहते हो कि मैं और बढ़िया कंटेंट तुम्हें डिलीवर करूं, बढ़िया से और टफ क्वेश्चन कराऊं जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा बेसिक्स को आप पढ़ के आओ, जो जनरल साइंस वाली चीजें हैं, है ना, कि दूरी क्या है सर, विस्थापन क्या है, ठीक है, वैसे तो मैं बताऊंगा सब कुछ, तो आप अपनी तरफ से थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी कवर हो पाएगा। हम इससे क्या करेंगे भाई, टेक्निकल पार्ट पे जल्दी पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो ये चीज जरूर याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट है। चलो आगे चलता हूं, तो ये बात मैंने यहां पे भी बताई है। अब आते हैं स्पीड और या चाल। स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का मतलब होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दूरी बटा समय। ठीक है, ये बेसिक चीज है, तो इसलिए मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी निकलूंगा, है ना, इसमें उतना डिटेल में हम चीजों को नहीं करेंगे। जो स्पीड है मतलब चाल के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे एक तो समान समान चाल होती है जिसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। मतलब अगर कोई भी गाड़ी एक ही गति से चल रही है, जैसे 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, तो उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, समान चाल कहेंगे। असमान चाल, जैसे हम अपनी बाइक स्कूटी या गाड़ी को किसी जाम में लेके जाते हैं, है ना, जैसे जाम लगा होता है ना, सुबह शाम के टाइम में अक्सर जाम होता है किसी भी जगह पे, ठीक है, तो जाम में जब हम लेके जाते हैं अपनी गाड़ी को, तो उस टाइम पे जो स्पीड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान चाल कहते हैं। ठीक है, एक होती है बेटा तत्क्षणिक चाल। तत्क्षणिक चाल, तत्क्षणिक चाल का मतलब जैसे तुम चल रहे हो और तुमसे मैंने पूछा कि 5वें सेकंड पर तुम्हारी स्पीड क्या थी, 5वें सेकंड पर, उसे हम क्या कहेंगे, तत्क्षणिक चाल कहेंगे। तत्क्षणिक चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ds बाई डी टी। मतलब ये जो फॉर्मूला है तुम वेग के लिए भी यूज कर सकते हो और चाल के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना, तो v बराबर v लिख लो या s लिख लो, छोटा s लिख सकते हो। छोटा s का मतलब स्पीड होता है, बड़े s का मतलब होता है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ds बाई डी टी लिख लो या dx बाई डी टी लिख लो। तो ये तत्क्षणिक चाल होती है कि एक पर्टिकुलर समय पर, जैसे तुम मान लो 10 सेकंड चले, तो 10 सेकंड में मैंने पूछा 5वें सेकंड पे कुछ तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो उसे हम तत्क्षणिक चाल कहेंगे। जैसे जैसे इस वाले फॉर्मूले पे बेटा एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो भाई, जैसे किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति का अगर हम बात करें t समय पर, है ना, उसका फंक्शन दे रखा है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा है, किसी वस्तु की स्थिति ये दे रखी है फंक्शन में, नंबर में ना देके, मतलब 5 10 50 100 ये ना देके एक फंक्शन बना दिया, वो दे रखी है। तो मैं बोलता हूं कि एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर चाल क्या होगी, चाल बोले तो स्पीड क्या होगी। ठीक है, इस पे स्पीड क्या होगी, तो तुम क्या करोगे सर, हाँ तुमने कहा सर ने ये बताया था dx बाई डी टी या ds बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू v बताया था, है ना, या s। तो अगर तुम इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे, अब तुम सब टेक्निकल के बच्चे हो, तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई, डायरेक्ट करते दो आगे आ जाएगा, तो 2 दूना 4 4t प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भाई, 3 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब तुमसे पूछा कितना था, कितने समय पे पूछा भाई, वेग कितने समय पे पूछा, 5 सेकंड पे, t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे हमें वेग निकालना है। तो जहां जहां t है वहां वहां 5 रख दो, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 चौक 20 प्लस 3 23 हो गया, 23 मीटर पर सेकंड तुम्हारा आंसर आ गया। क्या कहते हो, बात आई समझ में, यस या नो, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी बात बताओ, बात समझ में आ गई। हम्म, ये टफ है, इसको टफ कहोगे तो टेक्निकल फिजिक्स कैसे होगी भाई, ये टफ, अगर इसको भी तुम टफ कह रहे हो
तो इट इज नॉट द टेक्निकल फिजिक्स। ये बहुत सिंपल फिजिक्स है भाई, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेग क्या होता है बेटा? वेलोसिटी या वेग का मतलब क्या होता है? वेग, तो इसको हम कहते हैं बेटा विस्थापन बटा समय। क्या कहते हैं इसको हम? विस्थापन बटे में समय। ठीक है, इसको हम वेग कहेंगे। तो वेग क्या है? एकांक समय में तय किया गया विस्थापन। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, है ना। तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था, ऐसी प्रकार से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, जैसे समान चाल थी ऐसी समान वेग भी है, ऐसे परिवर्तित या असमान वेग भी है, वेरिएबल वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे, या असमान भी बोल सकते हैं इसको, असमान वेग भी बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, तत्क्षणिक वेग भी बोल सकते हो। औसत वेग अलग होता है, औसत वेग को मैं अभी आगे पढ़ा रहा हूं, आगे आते हैं भाई। ये रहा औसत चाल या औसत वेग। तो ये बेटा क्या है? ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला है। औसत चाल, औसत चाल का मतलब है बेटा कुल दूरी बटे में कुल समय। देखो भाई, एक बात तुम लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जैसे कुछ बच्चे हैं, है ना, वो कह रहे हैं सर थोड़ा बेसिक से पढ़ाओ और बेसिक से पढ़ाओ। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं और हार्ड पढ़ाओ। तो देखो मुझे बीच में लेके चलना पड़ेगा। रीजन उसका मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बता देता हूं, दिमाग में बिठा लो। रीजन ये है कि 12 दिन में पूरा बैच खत्म करना है और 12 दिन के अंदर ही पूरा सिलेबस खत्म कराना है। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें और अच्छा कंटेंट बिल्कुल बढ़िया से सब कुछ प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाए, तो जो बेसिक चीजें हैं, मैं अगेन आई कैन से, क्योंकि जैसे ये सब बेसिक है बहुत, आप इसको जनरल साइंस का भी अगर कोई क्लर्क के, आर्मी क्लर्क के लिए भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये चीज वहां पे भी पढ़ोगे, ये चीज वहां भी पढ़ोगे। अब चूंकि टेक्निकल फिजिक्स का पार्ट है, अब चूंकि यहां पर भी ये चीज यूज होती है, लेकिन ये बेसिक लेवल पे यूज होती है। ठीक है, तो अगर तुम थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो मुझे उसको और ज्यादा डिटेल में जाकर नहीं समझाना पड़ेगा। तो हार्ड चीज पे हम अपना ज्यादा, जो टेक्निकल वाला पार्ट है उस पर हम ज्यादा अपना जान दे पाएंगे और वहां से क्वेश्चन ज्यादा करवा पाएंगे। बात आ रही है तुम समझ में? बात आ रही है भाई समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए देखो, पढ़ाऊंगा मैं सब कुछ, पढ़ाऊंगा सब कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा सबको, लेकिन बेसिक को जल्दी जल्दी करा दूंगा। ठीक है, टेक्निकल पार्ट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ऐसे हर चैप्टर में, सेम हर चैप्टर में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, चलो चलो। तो औसत चाल में क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय होता है। ठीक है, और औसत वेग की जब हम बात करेंगे तो दूरी की जगह क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। ये तो अभी इसकी मैं बाद में बात करता हूं, अभी इसकी बाद में बात करता हूं, पहले इसकी बात करता हूं। औसत वेग की जब हम बात करेंगे बेटा, औसत वेग की जब हम बात करेंगे तो दूरी की जगह विस्थापन आ जाएगा, मतलब कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे में कुल समय। ठीक है, कुल समय। तो यहां पे बस विस्थापन और दूरी का ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। और एक बात और, एवरेज का बेटा कोई भी सवाल आता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड से, औसत चाल या औसत वेग से कोई भी सवाल आता है, उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो यही लगता है। अगर कोई दूसरा फॉर्मूला भी लग रहा है तो वो यही से निकला हुआ है ना। तो अब मैं इसका एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट बताता हूं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, अगर इफ इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड विद स्पीड v1 एंड v2, तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी ये होती है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तुमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट के तहत इन चीजों को लेकर बताता हूं तुम्हें। कॉन्सेप्ट देखो भाई, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, यहां पे मैं तुम्हें दो फॉर्मूले बताऊंगा। यहां पे बेटा मैं तुम्हें दो फॉर्मूले बताऊंगा। पहला फॉर्मूला ये रहेगा, और दोनों फॉर्मूले के लिए जो कंडीशन है वो सेम है। कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन है अगर, अगर सभी चाल, मतलब वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, चाल दे रखा है, वेग दे रखा है, सभी चाल या वेग के लिए
दूरी समान हो। अब इस बात को दिमाग में रखना, इफ डिस्टेंस इज सेम फॉर ऑल स्पीड ऑब्लिक वेलोसिटी। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम हो सभी स्पीड या वेलोसिटी के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहला केस वन क्या है, अगर कोई वस्तु ए से बी पर गई x मीटर पर सेकंड और बी से ए पर आई y मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इस केस में तुम्हें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। स्पीड तो सब समझते हो ना हिंदी वाले, स्पीड मतलब चाल, औसत चाल क्या होगी या औसत वेग क्या होगा, क्योंकि कुछ बच्चे यार इंग्लिश में भी तो उनका भी तो ख्याल रखो, औसत वेग क्या होगा। वैसे तो मैं 90% हिंदी में ही लिखता हूं, है ना, लेकिन फिर भी तो एवरेज स्पीड औसत चाल क्या होगी और औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो अब फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कुल दूरी बटा कुल समय। तो मतलब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा भाई 2xy अपॉन में x प्लस वाई, अभी मैं बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला लगेगा अब चूंकि औसत वेग का फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन इसमें कितना हुआ भैया, यहां गया और फिर वापस वहीं आ गया, कुल विस्थापन तो 0 हो गया। अगर ऊपर 0 आ जाए नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 0। पहले केस में आंसर क्या हो जाएगा 0, ये पहला शॉर्टकट है। ठीक है, ये केस वन बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें ये फॉर्मूला आया कैसे। अब बताओ भाई, ध्यान से देखो, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है कि नहीं होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है ना। तो कुल दूरी मान लो, तो मान लो इस कंडीशन में कि ए से बी की जो दूरी है वो डी है, डी मान लो। तो बंदा ए से बी पर गया और बी से ए पर आया, तो कुल दूरी क्या हो गई, 2d हो गई, 2d हो गई भाई। अब मान लो गया x से था, आया y से, तो टाइम तो अलग अलग लगेगा भाई। मान लो गए पैदल आए साइकिल से, तो समय अलग अलग लगेगा, है ना। तो कुल समय कितना हो जाएगा, जाने का t1 माना, आने का t2 माना, कोई दिक्कत। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, टाइम को मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो d1 की जगह आ जाएगा d बाई एक्स और इसकी जगह क्या आ जाएगा d बाई वाई, है ना। x क्यों आया भाई, क्योंकि t1 समय के लिए x चाल थी, t2 समय के लिए चाल क्या थी, y। ठीक है, अब थोड़ी बहुत तो मैं समझता हूं कि तुम्हें मैथ आती होगी, काटना पीटना तो आता ही होगा भाई। यहां से d नीचे से कॉमन लेके इसको काट सकते हो, तो बचेगा क्या, बचेगा ऊपर तो बचा 2 और नीचे बचा 1/x प्लस 1/x, 1/x प्लस 1/y, सॉरी 1/x प्लस 1/y। एक्स वाई एलसीएम ले लोगे, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, x प्लस वाई और ऊपर बचेगा 2, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 2xy अपॉन में x प्लस वाई। इस तरीके से आंसर आ जाता तुम्हारा, इस तरीके से भाई आंसर आ जाएगा। आई होप तुम समझ गए होगे चीजों को कि नहीं। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल बेटा, शाबाश। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर मैं फिर कह रहा हूं कि ये करने की मतलब ये याद करने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं कि बेटा ये जो फॉर्मूला आया है ये बेसिक फॉर्मूले से आया, कुल दूरी बटा कुल समय से ही आया है। तो बेटा फॉर्मूला हम कोई भी औसत चाल या वेग का लगा रहे हैं, तो जो बेसिक फॉर्मूला तुम्हें बताया गया ना, कुल दूरी बटा कुल समय या कुल विस्थापन बटा कुल समय, वहीं से ये फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है, मैं बस इतना ही बता रहा हूं तुम्हें, और कुछ नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर केस 2 लेके चलते हैं, केस 2 क्या है, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि कोई भी गाड़ी आधी दूरी x से और आधी दूरी y से जाती है, आधी दूरी जो है y से जाती है, ठीक है, आधी दूरी x मीटर पर सेकंड से जाती है और आधी दूरी जो है वो y मीटर पर सेकंड से जाती है, कोई भी गाड़ी
है ना। तो मतलब कहने का मतलब है जितना ए बी है उतना ही बी सी है। मैंने देखो पहली लाइन ही लिख दी थी स्टार्टिंग में, अगर सभी चाल या वेग के लिए दूरी समान हो, तो यहां पे भी ना एक्स के लिए जितनी दूरी है उतनी ही दूरी वाई के लिए भी है। तो इस कंडीशन में औसत चाल क्या होगी, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगी, ये सेम ही होगी, है ना। मैं बार बार प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उसके लिए ना हमारे पास उतना टाइम है और ना जरूरत है उसकी। और औसत वेग क्या होगा, ये भी सेम ही होगा क्योंकि चीजें बिल्कुल सीधी जा रही है। तो इस कंडीशन में जितना दूरी होगा उतना ही विस्थापन होगा, इसलिए औसत चाल और औसत वेग जो होगा सेम हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसा सवाल आता है कि आधी दूरी एक्स से आधी दूरी वाई से, तो इस कंडीशन में भैया कुछ भी पूछे आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। अब लास्ट चीज और देख लो, केस 3 और देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है भाई तुम्हारे एग्जाम में कि कोई वस्तु 1/3 दूरी एक्स से, है ना, अगली 1/3 वाई से, और लास्ट की जो 1/3 है वो जेड से ट्रेवल करती है, मतलब मीटर पर सेकंड से। जेड का मतलब है यहाँ पे मतलब एक तरह से चाल या स्पीड वेलोसिटी दे रखी है। तो इस कंडीशन में भी आप देखोगे तो दूरी और विस्थापन समान है, जैसे पिछले वाले केस में था। दूरी और विस्थापन बेटा समान है कि नहीं है ना। और दूरी और विस्थापन अगर समान होते हैं तो एवरेज स्पीड जो होगी, मतलब औसत चाल जो होगी, वो औसत वेग के इक्वल होगी। ठीक है। औसत चाल जो होगी और औसत वेग जो है आपस में बराबर होंगे क्योंकि इनके फॉर्मूले में अंतर ही क्या है, दूरी और विस्थापन का ही तो है। भाई इसका फॉर्मूला क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, और इसका फॉर्मूला क्या है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। अब जब ऊपर भाई दोनों चीज सेम हो गई तो ये दोनों भी तो सेम हो जाएंगे। अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है इस सिचुएशन में वो बनेगा 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। ये फॉर्मूला भी याद कर लेना भाई, कई बार फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार भैया फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई, यस या नो, जल्दी जल्दी बताओ भाई, यस या नो, इतनी बात समझ में आ गई भाई सभी को। ठीक है। आशीष लांबा, क्या समझ में नहीं आया तुझे, क्या दिक्कत है बता, कोई दिक्कत परेशानी है तो बता, शाही शेयर कर हमसे, क्या दिक्कत परेशानी है तुझे, है भाई, क्या दिक्कत परेशानी है तुझे, बता भाई। घबराने से थोड़ी ना चीजें मिलेंगी, क्या कहता है, लड़ने से चीजें मिलती है ना, घबराने से थोड़ी ना मिलेंगी चीजें, हैं। नेवी एसएसआर का सिलेबस हर ईयर सेम रहता है, हाँ भाई सेम रहता है, 95% सेम रहता है। अभी देख आशीष लांबा कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आया, अब कह रहा है कि सर थोड़ा लेवल का पढ़ाओ। अच्छा जी, अगर तुझे ये समझ में आया तो लेवल भी अब चाहिए है, चल अच्छी बात है। तो अगर हमें ताक्षणिक वेग निकालना है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा निकालनी है, तो इस केस में क्या होगा, dx बाई डी टी, या फॉर्मूला लगा दोगे, वैसे मैंने अभी पीछे बताया ही था। ठीक है। अब स्केलर या अदिश राशि क्या होती है, वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है अदिश राशियां कहलाती है, वैसे मैंने कल समझाया भी था इस चीज को। ठीक है।
और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सदिश राशि कहते हैं। चलो अब आते हैं सर्कुलर मोशन पर, है ना। वृत्तीय गति की अवधारणा पे आते हैं कि भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, तो वृत्तीय गति का मतलब है कि अगर कोई वस्तु ऐसे गोलीय पथ पर घूम रही है, गोलीय पथ पर अगर कोई वस्तु घूम रही है, तो इस अगर मान लो एक चक्कर लगाती है इस पथ का, इसका मान लो त्रिज्या आर है, आर जो है वो त्रिज्या है, तो अगर कोई एक चक्कर लगाती है, एक राउंड कोई वस्तु लगाती है पूरी, तो एक राउंड में कुल दूरी क्या होगी, कुल दूरी क्या होगी, इसकी परिधि होगी, इसका सरकमफ्रेंस होगा या परिधि, एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगी भाई, परिधि के बराबर होगी। और गोले का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। गोले की परिधि क्या होती है बेटा, 2 पाई आर होती है, ये पहली बात। अच्छा अब बताओ कुल विस्थापन कितना होगा, कुल विस्थापन कितना होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में कुल विस्थापन क्या होगा, एक राउंड अगर पूरा मारा जाए तो इसमें क्या है बेटा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम है, तो अगर सेम है तो कुल विस्थापन कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। कुल विस्थापन एक पूर्ण चक्कर के बाद विस्थापन जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो औसत वेग तो हमेशा शून्य रहेगा इसमें, क्योंकि विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन औसत स्पीड, एवरेज स्पीड या चाल जो है वो कभी शून्य नहीं रहेगी। तो ये चीज यहां पे बतानी थी। ठीक है, अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहां आगे बताएंगे हम आपको। अब आ जाओ तुम त्वरण पे, अब आ जाओ बेटा त्वरण, एक्सीलरेशन या फिर त्वरण। ठीक है, त्वरण क्या होता है, वैसे त्वरण क्या होता है, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन जो है वो त्वरण कहलाता है ना। यदि समय के साथ वेग बदलता है तो वस्तु त्वरित वस्तु कहलाती है। तो समय के साथ अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, समय के साथ वेग में परिवर्तन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बटे में समय, इसी को हम क्या कहेंगे भाई, त्वरण कहेंगे। अब अगर मैं बेटा किसी चीज में परिवर्तन निकालना हूं तो मैं क्या कहूंगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का डिफरेंस निकालूंगा, अंतर निकालूंगा। जैसे मैं कहता हूं आज मेरे पास 100 रुपए थे, कल 200 रुपए हो गए, तो टोटल परिवर्तन कितना हुआ, तो तुम क्या करोगे भाई, 200 में से 100 घटाओगे, मतलब अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा दोगे। तो यहां पर भी यही चीज हो रही है कि ठीक है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग हम यहां पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही बनता है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग क्या हो जाता है बेटा, माइनस हो जाता है। u इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग होता है, v फाइनल अंतिम वेग होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, मान लो ये फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v माइनस यू बाई टी, तो यहां पर अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग से बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जैसे मान लो तुमने गाड़ी स्टार्ट करी और इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो अंतिम वेग बढ़ गया ना, अगर तुम स्पीड बढ़ा रहे तो अंतिम वेग बढ़ गया, प्रारंभिक वेग छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेग बढ़ रहा है, और जब भी वेग बढ़ेगा तो a का मान क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो a का मान क्या होगा भाई, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस केस में क्या है, अगर मान लो समान है, अंतिम और प्रारंभिक वेग समान है, इसका मतलब है गाड़ी समान वेग से चल रही है। तो जब भी अगर क्वेश्चन में लिखा है कि कोई वस्तु समान वेग से जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस केस में याद रखना कि जो त्वरण है वो शून्य होगा। भाई v बराबर u है, तो u की जगह भी v रख दो, v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v माइनस वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए बात को। ठीक है, तो 0 हो गया तो 0 बाई टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में लिखा कांस्टेंट वेलोसिटी, समान वेग, तो आप समझ जाना वहां पे सिस्टम कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि अंतिम वेग छोटा है, प्रारंभिक वेग बड़ा, तो ऐसा कब होता है,
ऐसा जब होता है जब हम ब्रेक लगा रहे होते हैं, है ना। जब हम ब्रेक, जैसे हमें गाड़ी रोकनी है, तो जब हम गाड़ी रोकेंगे तो भैया रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, तो अंतिम में तो वेग जो है धीमा हो जाएगा ना, अंतिम में वेग धीमा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अब देखो, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं वो छोटा हो गया और जिसको माइनस कर रहे हैं वो बड़ा हो गया, तो ऑल ओवर वैल्यू माइनस में आएगी ना। ऑल ओवर वैल्यू जो होगी, ऑल ओवर जो मान होगा ए का, वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका मतलब है वेग घट रहा है, और जब भी बेटा वेग घटता है तो ए का मान माइनस में हो जाता है। ठीक है, और माइनस त्वरण को, धनात्मक त्वरण को हम, सॉरी ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मंदन कहते हैं, या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, मंदन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं भाई? रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, टाइम हो गया, चलो ठीक है भाई, अब समय हो गया, लेकिन क्वेश्चंस अभी रहते हैं तुम्हारे, जो हैं कुछ क्वेश्चंस मुझे कराने थे। चलो अब ना क्वेश्चन मैं ना कल ही कराऊंगा, क्योंकि अभी चीजें हो नहीं पाई उतनी स्ट्रांगली। एक काम करता हूं, चलो कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 10 ही क्वेश्चन है वैसे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती हो तो वस्तु इसके साथ चलती है ना। किसी वस्तु का विस्थापन, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम, तो इसका मतलब है वस्तु का जो त्वरण है वो समान है। मतलब इसमें ना दूसरी इक्वेशन लगा रखे हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण है। तो समय जो है वो दूरी या विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है, तो इसमें त्वरण आ रहा है, तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, समान त्वरण होता है। अभी बताओ, जैसे वीटी ग्राफ है, अगर ग्राफ सीधा खींचा गया है तो भाई अगर तुम ऐसे लाइन खींच देते हो तो t1 समय पर भी वेग उतना ही था, v वेग मान लेते हैं, और t2 समय पर भी वेग क्या है भैया? v वेग ही है। मतलब समय बढ़ रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा, समय बढ़ रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वस्तु एक समान गति से चल रही है। वस्तु जो है भाई एक समान गति से चल रही है, बी इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए एक लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की निरंतर गति से, है ना, एक मैरी गो राउंड पर सवारी कर रहा है, आनंद ले रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? मैरी गो राउंड होता है ऐसे, जो गोल वाला झूला होता है ना, मेले में लगा हुआ गोल झूला होता है, उसे मैरी गो राउंड कहते हैं। और 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो गोल गोल ऐसे घूम रहा है ना। और ये कह रहा है कांस्टेंट स्पीड से, है ना, निरंतर गति से, एक ही गति है। तो अगर चाल समान हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो त्वरण कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। त्वरण क्या हो जाता है भाई? शून्य हो जाता है ना। तो मूविंग विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बिना किसी त्वरण के चल रहा है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण तो उसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो समान चाल से चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पार्टिकल है भैया सर्कुलर पाथ पर, एक कण आर त्रिज्या के वृत्ताकार पाथ पर ऐसे घूम रहा है। आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा? मान लो यहां से स्टार्ट हुआ और ऐसे घूमता हुआ भैया यहां गया, तो इसका विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम लंबाई, है ना। तो आर प्लस आर, तो कितना हो जाएगा भाई विस्थापन? 2r। विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा? 2r। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कभी शून्य नहीं हो सकता? शून्य कभी भी नहीं हो सकता गतिमान पिंड के लिए, मूविंग बॉडी के लिए, है ना। तो भैया अगर इसमें स्पीड है, डिस्टेंस है, वो कभी शून्य नहीं हो सकते, है ना। स्पीड कभी शून्य नहीं हो सकता, डिस्टेंस दूरी भी कभी शून्य नहीं हो सकती, है ना। बाकी वेग और विस्थापन शून्य हो सकते हैं। तो पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड। गतिमान पिंड के वेग और गति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक गतिमान पिंड का वेग हमेशा उसकी गति से अधिक होता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी ऑलवेज नहीं, हमेशा बेटा स्पीड बड़ी होती है, स्पीड बड़ी होती है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेलोसिटी।
एक गतिमान पिंड की गति हमेशा उसके वेग से अधिक होगी। ठीक है, ये ही आंसर होगा, बाकी और देख लेते हैं। नहीं, यही आंसर होगा। एक गतिमान पिंड का जो गति होगी, क्योंकि दूरी, गति जो है वो दूरी पर, मतलब जो चाल होती है, गति का मतलब यहाँ पे जो चाल है, चाल, गति को चाल भी बोल देते हैं। तो जो चाल होगी, चाल चूंकि दूरी पर डिपेंड करती है, मैंने बताया था, और दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी, इसी तरह से चाल हमेशा वेग से बड़ा होगा। ठीक है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एक कार ड्राइवर है, 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ब्रेक लगाता है और कार को 20 सेकंड में रेस्ट में ला देता है। तो रिटार्डेशन बताना है, मतलब मंदन बताना, मंदन। ठीक है, तो अंतिम में ब्रेक लगा के भैया कार जो है विराम अवस्था में आ जाती है, आराम देता मतलब विराम में आ जाती है। तो अंतिम वेग तो 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 20 हो गया, और समय कितना था? नहीं, प्रारंभिक वेग 10 हो गया, समय आपका 20 है। तो ए बराबर क्या होगा बेटा? v माइनस यू बाई टी। ठीक है, v कितना 0 है, -10 और t है 20, ये कट गया, तो 1/2 आ गया माइनस का। लेकिन तुम्हें बताना ही मंदन था, अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखा होता, एक्सीलरेशन या फिर त्वरण लिखा होता तो माइनस साइन लेते, लेकिन क्वेश्चन में लिख दिया रिटार्डेशन और मंदन, तो माइनस साइन नहीं लेंगे, ये प्लस वाला आंसर होगा, क्योंकि मंदन खुद अपने आप में माइनस साइन को बताता है। मंदन बेटा खुद अपने आप में माइनस साइन को बताता है, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मंदन खुद अपने आप में किसको बताता है बेटा? माइनस साइन को बताता है, याद रखना इस चीज को। अब ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है, ये वाला पार्ट तो वे कल ही कराएंगे, ये वाला भी अभी नहीं कराया तो ये भी कल कराएंगे। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन अभी कराए हैं भाई। ठीक है, 8 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी मैं कल के सेशन में, कल भी इसी टॉपिक की क्लास लेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, तो मिलते हैं बेटा कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड जय हिंद साथियों। और थोड़ा सा पढ़ के आना, अगेन आई कैन से, थोड़ा सा तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है, ताकि हम चीजों को और एक्सप्लेन करें। कल भी बेटा इसी टॉपिक का ही लूंगा मैं, एप्लीकेशन में मिलेगी भाई, एप्लीकेशन में मिलेगी। ठीक है, चलो अभी क्लास लो, दूसरी क्लास लो तुम लोग।